हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए 2023-24 के लिए जो मॉडल सेट हिंदी का जो निकला हुआ है, जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा जेएससी बोर्ड की तरफ से, मैं उस प्रश्नों का जवाब लेकर के आया हूं स्टूडेंट। और आप सभी से निवेदन मैं करूंगा कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं आगे और भी जो सेट का जवाब मैं दूं तो आपके सामने तुरंत प्रस्तुत हो जाए। तो मैं ज़्यादा लेट नहीं करते हुए फटाफट मैं बताना चाहता हूं कि आपके सामने इस वर्ष टोटल मिला करके 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। बाद बाकी 30 के बाद जो 31 नंबर 32 नंबर जो भी होगा, यहाँ से आपको 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर, ये 3 फेज में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिसका पहला रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका जवाब आप एक वाक्य में दे सकते हैं। यानी एक वाक्य में तो नहीं कहा जा सकता है, एक शब्द, हाँ, वन सेंटेंस में पूरा एक शब्द में तो नहीं देना है, लेकिन एक सेंटेंस एक वाक्य में बना करके देना पड़ेगा, या हार्डली से हार्डली 2 वाक्य में जवाब दे सकते हैं। और आज मैं बिना लेट किए हुए मैं आपको ले चलता हूँ क्या आज का है। और देख सकते हैं पहला प्रश्न है निम्नलिखित, ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपको 2 नंबर का है। तो 2 नंबर का खूब जवाब देना है, तो 10 से 15 या 20 शब्दों में जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लगभग आप 40 शब्दों में देना है। हालांकि 40 शब्दों में लिख दिया है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये निर्देश दिया गया है कि आप 40 शब्दों में लिखना है। ये स्टूडेंट मैं आप लोगों से ये एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस वर्ष ये 2024 के लिए यहाँ से बाहर से नहीं आएगा, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और आपको पूरा तो नहीं, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस वर्ष आएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मैं आपको पूरा इसका आंसर अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा, जो कि आपको गेस पेपर का लैंग्वेज नहीं मिलेगा। और वे आपको, मैं जो भी कुछ कमी होगा मैं इसको पूरा समझाने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, मैं आपको ले चलता हूँ आगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है मैं बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका रहा, लिखा हुआ है कि कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता है। आप मॉडल सेट में भी आप देखिएगा, मॉडल सेट में जब खोल के देखिएगा क्वेश्चन, तो यही सेम क्वेश्चन है। आपको मैंने खुद से इसको मेहनत करके लिखा हूँ। और देख सकते हैं कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका जवाब आने वाला है वो सब्जेक्टिव होगा, 1 नंबर का नहीं है, इसको पूरा जवाब चाहिए। तो ये देख सकते हैं इसका पूरा जवाब है जो लिखा हुआ है, चश्मे वाला एक गरीब व्यक्ति है, वह फेरी लगाकर चश्मा बेचता था एक तरह से, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा, लेकिन बेचता था। जब किसी ग्राहक को नेताजी के चश्मे का फ्रेम अच्छा लगता, जो नेताजी के आँख में जो चश्मा मूर्ति था, एक नेताजी का चश्मा में एक एक्चुअली क्या था, वो पार्ट में चौक चौराहा पर मूर्ति लगाया हुआ था, उसमें जो मूर्तिकार था उसको सब चीज़ बनाया था, सब चीज़ अच्छा बनाया था, लेकिन उसमें एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी चश्मा पहना करते थे, उसका मूर्ति में चश्मा पहनाने के लिए छोड़ दिया था, वो अलग से रियल चश्मा लगा दिया था। तो उसी को लेकर के यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है और पूछ रहा है कि कैप्टन जो था एक बूढ़ा मरियल सा आदमी था, बेचारा गरीब आदमी था, वो फेरी लगा करके वो चश्मा बेचा करता था। तो इसका रियल जो आपका जवाब होगा मैं बताने वाला हूँ। तो क्या है देख सकते हैं, चश्मा वाला क्या था, एक गरीब व्यक्ति है, वह फेरी लगाकर चश्मा बेचता है। जब किसी ग्राहक को नेताजी के चश्मे का फ्रेम, जो नेताजी के चश्मा जिसमें पहनले रहते थे, उसी वाला अगर पसंद आ जाता था, अच्छा लगता था, तो वह उसे उतार कर, जैसे कोई ग्राहक कह दिया कि नहीं हमको नेताजी के जो चश्मा पहनले हैं, जो लगाए हैं चश्मा, वो वाला हमको चाहिए, वैसा ही वाला चाहिए, तो उसी को उतार करके वो क्या करते थे, ग्राहक को दे देता था बेचारा, चश्मा वाला जो फेरी वाला था यानी कैप्टन। और उसकी जगह पर वह क्या कर देता था, कोई दूसरा फ्रेम वाला चश्मा लगा देता था।
तो इसका जवाब एक तरह से देखा 20 शब्दों में काफ़ी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे 40 शब्दों में लिखा है, लेकिन ये इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फर्स्ट आपका जवाब रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा है बाल पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषताएं बताएं। आखिर क्या विशेषता था, क्या मतलब करते थे, उसके बारे में बताना है। तो देख सकते हैं इसका जवाब है बाल गोविंद भगत के जादुई संगीत में मस्ती, तालीनता मतलब आप ऐसा ताल बजाते थे कि कोई भी आदमी झूमने लगता था, और गायन कला की अलौकिक मिठास का अद्भुत संगत था। यानी इतना अच्छा गाते थे वो, डमरी लेकर एक डमरू नहीं कहा, डिग्री जैसा होता था, उसको लेकर के डमक डमक को बजाते थे और गाना गाते थे। बाल गोविंद भगत का संगीत स्वर जादू सा था, उसका स्वर मानो ऊंचाई पर चढ़कर स्वर्ग की ओर जाता था। उनके गाने में इतनी तन्मयता और कबीर की ईश्वर और जीव के बारे में ज्ञान भरी बातें होती थी। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि इसमें कहा जाए तो इनका जो गान बजान था बहुत ही सुपर था, और ये उनका मिठास था आवाज़ में। और आगे क्या है मैं बताता हूँ। आप देख सकते हैं गाने में इतनी तन्मयता और कबीर के ईश्वर और जीवन के बारे में ज्ञान भरी बातें होती थी कि वह एक चौंका देता था। जो भी गाना गाता था उनके देखा जाए तो संगीत में बहुत मधुरता होता था। चलिए अगली क्वेश्चन की 32 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपके विचार से फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। आपके विचार से फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। आखिर आप ये अपना विचार से देना है ये जवाब, थोड़ा बहुत अपना लैंग्वेज में देने की कोशिश करना है, ये डिफरेंट आंसर हो सकता है। तो देखिए मेरे विचार से फादर कामिल बुल के स्वयं यानी विरागी थे, मैंने दूसरे के प्रेम यानी महान चिंतक थे, विचारक थे एवं मानवीय करुणा के पोषक व्यक्ति थे। यानी अनेक मन में सभी, कहने का मतलब फादर कामिल जी बुल के ऐसा आदमी थे कि सभी हमेशा सभी के लिए प्रेम झलकते रहता था, वो सभी की चिंता करते रहते थे। ठीक है, महान चिंतक यानी विचारक भी थे, और कोई ऐसी बात रहता था जिस पर विचार करते थे एवं मानवीय करुणा के पोषक व्यक्ति थे। उनके मन में सभी के प्रति सद्भाव एवं समभाव की भावना भरी थी। ऐसे व्यक्ति के लिए अपना देश और पराया देश अपना अर्थ खो देता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो है तो उनको सभी देश एक समान लगता है, अपने समान लगता है। इसीलिए उन्होंने भारत आने के लिए यानी भारत आने के लिए अपना मन बनाया होगा। अगला प्रश्न है, क्या है आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए, इसको आप लोग रट ही जाइए। तो देखिए शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है, यानी शहनाई लोग जो है सो मंगल ध्वनि जब शुभ की घड़ी आता है तो उसमें शहनाई बजाया जाता है। जैसे शादी ब्याह किसी के यहाँ होता है तो उसमें शहनाई बजता है। विवाह के शुभ अवसर पर शहनाई बजाई जाती है। भारत में अब तक जितने शहनाई वादक हुए हैं उनमें से बिस्मिल्लाह खां जो है से सर्वोपरि माने जाते हैं। उनके जैसा शहनाई वादक कोई दूसरा नहीं हुआ है। इन्हीं कारणों से उन्हें है ना शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। ये बिल्कुल ये सटीक जवाब है, और इतना जवाब आप दे दीजिएगा तो आपको 2 नंबर कोई नहीं काट सकता है। तो स्टूडेंट आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अपने लैंग्वेज में प्रश्नों का उत्तर देना है। अब अगला जो देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्या है आप देख सकते हैं। गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना किससे की है। तो देखिए गोपियों ने, इसका जवाब है गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना कमल के पत्तों से की है। जो जल में रहने वाले कमल के पत्ते जल में रहकर भी कभी जल से प्रभावित नहीं होते हैं, अर्थात वे पानी में नहीं भीगते हैं। जो संसार में रहकर भी प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है
कि जब उद्धव जी कृष्ण जी के साथ रहे लेकिन फिर भी उनके प्रेम से अछूते रह गए थे। इसीलिए गोपियां कहे थे कि जिस तरह से कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से अछूता था और उससे प्रभावित नहीं हुआ, नहीं सड़ा गला, यानी पानी देखिएगा कमल के पत्ता पर कोई प्रभाव नहीं छिड़ता। हालांकि कीचड़ में देखा जाए तो कमल के पत्ता कीचड़ में खिलता है, फिर भी कीचड़ अलग है और ये कमल का पत्ता अपना सुंदरता भिगेरे रहते हैं, कोई प्रभाव एक दूसरे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से कृष्ण के साथ रह करके उद्धव जी को जो है सो उनके प्रेम जाल में नहीं फंसे थे, उनके बातों में नहीं आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने रहा। कवि नागार्जुन ने बच्चों के मुस्कान का सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो ये बहुत अच्छा कविता से, ये भी कविता का ही पार्ट है, ये कविता से लिया गया है और ये इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताने वाला हूँ। कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो देखिए कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को निम्न बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला है बच्चों की मुस्कान से मातृ प्रिय जो मित्र प्राय जो व्यक्ति में भी जो है सो जान नहीं, मृत का मतलब जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं, मृत प्राय व्यक्ति में भी जान आ जाती है। अर्थात कहने का मतलब जो ऐसा उनको लगता है कि मरने वाला मर गया व्यक्ति, मरने का मतलब ये नहीं कि मृत प्राय मतलब कि बहुत उदास जीवन में है, लग रहा है उसकी ज़िंदगी में एकदम अंधकार में छा गया है, वैसे ही मतलब व्यक्ति के अंदर में वो क्या होता है कुछ हरा भरा कर देते हैं बच्चों की मुस्कान को देखने के बाद। दूसरा है ऐसा लगता है मानो झोपड़ी में भी कमल के खिल उठे हों, मतलब उदासी भरा जीवन में कोई ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नया उत्साह भर गया हो। तीसरा है मानो पत्थर पिघलकर जलधारा बन गई हो। और इसका चौथा है मानो है ना बबूल से सेफाफिल के फूल झड़ने लगे हो। मैंने बबूल के पत्ते से कभी सेफाफिल के फूल झड़ने लगता है ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है। ये सारा इसका जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं बता रहा हूँ क्या है स्टूडेंट। तो विद्यार्थियों देखियो इस वर्ष का जो प्रश्न है आपके लिए बहुत वीवीआई है, इस वर्ष के लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए छाया मत छूना कवि के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए छाया मत छूना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पार्ट है और इससे आपको क्वेश्चन आया है। लिखा है छाया मत छूना कविता में कवि ने मनुष्य को यानी छायाओं से बचकर रहने की प्रेरणा दी है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप अपने जीवन में पीछे मुड़ करके जो दुख हुआ है उसको कभी मत याद करके उसमें खोना, क्योंकि जीवन हमेशा आगे बढ़ता है और आगे चलता है और नए सुख दुख आते रहते हैं। तो पुरानी बातों को उसमें मत खोना, ये कवि जी कहते हैं। अगला है कवि के अनुसार है ना छाएं जो है सो दो हैं। कैसे छाएं होती हैं तो दो होती हैं, पुरानी यादें और बड़े बड़े सपने। दो तरह की चीज़ होते हैं, मान सम्मान धन संपत्ति आदि सभी सपने हैं, प्रभुता प्राप्ति की चाह व्यर्थ है, मृग तृष्णा है, पुरानी यादें और बड़े बड़े सपनों रूपी यानी छायाओं की मूल वर्तमान के यथार्थ में जीने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब पुरानी बातों को ज़्यादा सोच करके और मूल रूप से जो बड़े बड़े सपने देख करके कि हम ऐसे बनेंगे तो ये टाटा बिल्डर बनेंगे, वो सब की बातों को नहीं देना है ध्यान। यह भी वर्तमान में जो आपके पास है उसी के आधार पर आपको जीना चाहिए। नेक्स्ट है देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है संगतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के कवियों की ओर संकेत किया है। देखिए मैं पूरा डिटेल इसलिए अंदर नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मेरे को सभी क्वेश्चन इसी में सॉल्व करना है, सब क्वेश्चन का जवाब इसी में देना है। ऐसे इसका बुक से बहुत सारा कहानी है, मैं पूरा कहानी करने लगूंगा तो डिटेल इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जो देखना नहीं पसंद करेंगे। जो प्रश्न है उसका जवाब आपको दिया जा रहा है। तो देखिए इसका जवाब क्या है आपके सामने। संगतकार के माध्यम से कवि विभिन्न
कार्यों में लगे यानी सहायकों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं। इनके प्रयास अनदेखे भले ही कर दिया गया हो, कर रहे हैं लोग जो भी हैं, अनदेखे कर रहे हैं, लेकिन जाते रहो। किसी कार्य की सफलता में इनका बड़ा योगदान होता है। कलाकारिता अथवा देखा जाए कलाकारिता हो या फिर और भी कुछ हो, देखिए किसी कार्य की सफलता में इसका बड़ा योगदान होता है। कलाकारिता अथवा दूसरे कार्यों में जुटे लोगों को चाहिए कि वह अपने प्रधान का हर प्रकार से सहयोग करे। जो भी मेन मालिक होता है उसको जरूर सहयोग करना चाहिए। जिस प्रकार संगीतकार अपने मुख्य गायक को हर प्रकार से सहयोग करते हैं, उसी प्रकार सभी सहयोगों यानी सहायकों को अपने मुखिया का सहयोग करना चाहिए। ये सभी का कर्तव्य बनता है, चाहे दुख हो या सुख हो, सभी चीज़ों में साथ चलना चाहिए। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, कुछ प्रश्न छूटा होगा तो क्योंकि इसमें 6 ही प्रश्न का जवाब देना था और 8 प्रश्न थे, इसलिए 6 प्रश्नों का ही जवाब दिए हैं आप लोगों के सामने। तो आप लोग कहिएगा नहीं कि इसका जवाब नहीं मिला, क्योंकि 6 प्रश्न का ही जवाब देना है। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना है। अब देख सकते हैं यहाँ आपके सामने इंस्ट्रक्शन है, ये कितना शब्दों में देना है, तो 60 शब्दों में आपका जवाब देना है। और क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत से आया है, नहीं पान वाला बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़िएगा। कहानी हलदार साहब वाला, पान वाला, इनके बीच में बहुत तरह के बातें हुई हैं, उतना कहानी नहीं बताएंगे। और फिलहाल इसका जवाब है पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, जब रेखा चित्र प्रस्तुत करने के लिए आएगा तो बच्चे पान वाला का चित्र बना देगा, गुमटी में छाप देगा और उसको बैठा देगा और पान बेचते हुए चित्र देखा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, उसके बारे में लिखना रहता है जो आपके सामने है। देख सकते हैं पान वाला भारी भरकम तोंद वाला था। तोंद का मतलब क्या होता है, पेट निकलना, ठीक है। वह पान बेचता ही नहीं, हमेशा मुंह में भी पान भरे रहता था। अर्थात पान तो बेचबे करता था लेकिन पानुओं खाता था, समझ जाइए कि हमेशा पाने खा करके वो समय बिताता था। दिन भर खुद भी पान बेचता था, पान खाता भी था। किसी से भी बात करते समय बार बार पीक फेंकता था। पान में एगो पीक होता है, उसको बार बार थूकता था। उसकी मानसिकता पूर्णतः व्यवसायिक ही था। व्यवसाय करना केवल जानता था, बेसी उसको मतलब नहीं रहता था। स्वभाव से हंसोड़ था, मजाकिया था। जब वह हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी और मुंह से पान पीक के छींटे निकलते थे। मतलब हंसता था तो पीक जो छींटा भी निकलता था, उसके लाल काले दांत खिल उठते थे। बड़ा बड़ा बातूनी था वो, कैप्टन जैसे देशभक्त पर भी व्यंग जो है सो कर दिया था वो। मैंने इतना बातूनी था कि कैप्टन जो चश्मा बेचता था उसके ऊपर भी कुछ बातें ऐसी मजाक उड़ा देता था कि उसको भी कभी कभी बुरा लग जाता था। उसको क्या, किसी को भी सुनने वाला को भी लग जाता था। और देशभक्ति से कोई उसका संबंध नहीं था दोस्तों। तो आगे क्या है मैं बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीकरण की दीप चमक क्यों कहा। ये तो बहुत ही हमारे विचार से आपको 90% चांस है इस वर्ष की परीक्षा में कि आएगा ही, हर हाल में ये प्रश्न आएगा। ये जितना भी है ये JSC बोर्ड के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन समझ आइए कि इस वर्ष आपको छप गया क्वेश्चन, एक तरह से समझ जाइए, इसलिए आपको इसको याद ही कर लीजिएगा। मानवीकरण का दीप चमक वाला भी जो देखिए, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीकरण का दीप चमक क्यों कहा था, तो देख लीजिए। फादर बुल्के का इस शॉर्ट वाला भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं आपके सामने है जवाब। लेखक ने फादर बुल्के के मानवीकरण के दीप चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के मन में सबके लिए एक जैसा भाव
या फिर सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे सरल और दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। वे कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न डाला और उसकी मृत्यु पर जो है सो आए भी थे। मान के चलिए, जब उसका मृत्यु हुआ था तो आए भी थे। देखिए आगे क्या है मैं बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे। विद्यार्थियों गण, अगर हमारे वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि और स्टूडेंट को भला हो जाए। आगे मैं बताने वाला हूँ। वे कभी किसी से कुछ नहीं चाहते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न डाला और उसकी मृत्यु पर संताना भी दिया था। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के लिए स्नेह में है ना पिघला रहता था। उस तरलता की चमक उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देती थी। तो ये था इसका जवाब, जो आपको 60 शब्दों में क्या, ये तो ज़्यादा है, इससे कम भी लिखेगा तो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 41 नंबर है। क्या है? लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का और किस रूप में प्रभाव पड़ा है? तो देख सकते हैं लेखिका के व्यक्तित्व पर जो है कई लोगों का प्रभाव नहीं ज़्यादा कोई खास पड़ा है, लेकिन उनके पिताजी का जो है सो असर पड़ा था। ऐसे टीचर भी थे उनके साथ जो प्रधानाध्यापिका थे, उनका भी व्यक्तित्व का असर पड़ा था। नेता लोग भी मिलने आते थे। तो देख सकते हैं इसका जवाब है लेखिका व्यक्तित्व पर मुख्यतः एक व्यक्तियों के प्रभाव पड़े। मुख्यतः कै गो व्यक्ति के प्रभाव पड़ा था? एक ही व्यक्ति का था। और क्या था? लेखिका के व्यक्तित्व को बिगाड़ने और बनाने में उसके पिताजी का प्रभाव हाथ रहा। प्रारंभ में लेखिका के पिता ने लेखिका में हीन भावना का समावेश किया। उन्होंने उसे शक्की और विद्रोही बनाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने लेखिका को देशभक्त बनने का मौका दिया। उन्होंने ही लेखिका को रसोई घर से दूर रख कर एक प्रबुद्ध नारी बनने में सहयोग किया। इसका ये था जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं आपको ले चलता हूँ। कभी बादल से फुहार, कभी बादल से देख सकते हैं, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? देखिए बादल के अंदर में जब बादल गरजता है तो जो दुश्मन होते हैं उनके गर्जन से तड़कन से डर जाते हैं। तो इसमें कवि जी बादल को आह्वान करते हुए कहते हैं, क्या बोलते हैं मैं पूरा बताने वाला हूँ जवाब। इसमें लिखा हुआ है साफ स्पष्ट। इसका आंसर की ओर मैं बताता हूँ, देख सकते हैं। कवि देखिए इसमें कवि क्रांतिकारी भावना से मुखरित हुई है। कवि बादल को क्रांति का अग्रदूत मानता है। वह बादल से अपनी शक्ति प्रदर्शन की कामना करता है। वह गर्जन बरसन के लिए उसका आह्वान करता है, यानी बुलाता है, न कि फुहार छोड़ने के लिए या केवल बरसने के लिए। कवि यह नहीं चाहता है कि बादल केवल इस धरती का ताप दूर करे, माने धरती जो गर्म है केवल उसी का प्यास ना बुझाए, बल्कि क्या करे, वह चाहता है कि बादल अपने गर्जन वर्षण से क्रांति का शंखनाद करे, माने कि हाँ मैं बरस रहा हूँ, सूखे धरती को ताप के केवल नहीं दूर करूँगा बल्कि इतना बरसूँगा कि सदियों जो किसान के अंदर में जो खेती बाड़ी करते हैं उनके अंदर में क्रांति पैदा हो जाएगा, उन लोग आगे बढ़ेगा, खेती बाड़ी करेगा। नेक्स्ट है इसका 46 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं? रचना ये व्याकरण से है। वाक्य किसे कहते हैं?
रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम लिखिए। देखिए, वाक्य दो यानी पदों के उस स्वतंत्र मेल को कहते हैं जिसे पूरा अर्थ निकले, उसी को क्या कहेंगे? वाक्य कहते हैं। यानी पदों के उस स्वतंत्र मेल को जिसे पूरा अर्थ निकले वाक्य कहलाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होते हैं। ये छोटा सा जवाब था। और नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना है और दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर, ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 51 नंबर है। दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखना है। ऐसे 2 रहेंगे तो आपको एक ही यहाँ पर इसमें जवाब मिलेगा। दोनों नहीं देने का कोशिश किया हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग एक ही तैयारी कर लीजिएगा। जैसे परिश्रम का महत्व है, संकेत बिंदु क्या क्या है दिया है, और देख सकते हैं परिश्रम का महत्व। दुनिया में सभी लोग परिश्रम करते हैं, उसका क्या महत्व होता है आज उसका डिटेल बताने जा रहा हूँ। संकेत बिंदु इसलिए दिया रहता है जिसे भूमिका लिखना है। श्रम ही जीवन का सत्य है, उन्नति और विकास में सहायक, उल्लास में उपसंहार लिखना पड़ता है। भूमिका, यह संसार ही कर्म क्षेत्र है, यानी संसार में रहने वाले सभी व्यक्ति कर्म करते हैं। इस कर्म क्षेत्र में श्रम के अभाव में कहीं भी यानी सफलता नहीं मिल सकती है। मैंने बिना कर्म किए तो सफलता का उम्मीद ही मत रखिए। हर व्यक्ति के जीवन का अपना अपना लक्ष्य होता है। कोई भी व्यक्ति श्रम के बिना अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। यह संसार ही कर्म क्षेत्र है। श्रम के द्वारा ही शिव ने विश्व जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है, इसका और भी भाग है। श्रम जीवन का सत्य। अगर श्रम आप करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये जीवन का सत्य है कि आप कुछ भी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। देखिए लिखा हुआ है, श्रम जीवन का सत्य है। श्रम ही जीवन का सत्य है, यही जीवन को उसका अर्थ देता है। यानी आप मेहनत करोगे तो जीवन में क्या बनोगे नहीं बनोगे, आपका वही आपको अर्थ बता देगा। श्रम मानव जीवन को गतिशील बनाता है, यानी मेहनत कीजिएगा तो आप अग्रसर होइएगा, अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। गतिशील व्यक्ति को ही जीवन माना जाता है। जो मतलब खा करके आप पड़ल रहिएगा, ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। आगे बढ़िए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, कुछ पैसा कमाइए, कुछ अपने फैमिली के लिए, कुछ अपने लिए, और आगे बढ़िए। गति ही जीवन का मानदंड है। श्रम की अपेक्षा करने से ही जीवन की गति एक जाती है। उन्नति और विकास में सहायक परिश्रमी। इसमें क्या होता है? उन्नति और विकास में सहायक। इसमें क्या होगा? देखिए, परिश्रमी व्यक्ति में सभी प्रकार की कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए अपने रास्ते का निर्माण करने का, है ना, अदम्य सहन होता है। यानी एक तरह से देखा जाए सबके अंदर में शक्ति होता है। परिश्रमी व्यक्ति कर्महीन और भाग्यहीन नहीं होता है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है, अगर वो कहता है कि मेरा किस्मत फूट गया, तो बाई चांस 90% में यानी 100% में 10% का किस्मत खराब होता है, वो प्राकृतिक आपदा से। नहीं तो परिश्रम करने वाले हमेशा सफल होते हैं। ये था आपका क्या, मेरा परिश्रम का महत्व पर था, जो कि लगभग शॉर्ट में है। इतना लिख दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा। दूसरा है, देख सकते हैं, झारखंड राज्य। हमारा झारखंड राज्य पर भी पूछेगा, तो इस पर आप लिखना होगा। संकेत बिंदु है, परिचय देना है, झारखंड का इतिहास बताना पड़ेगा, सीमा, फिर यहाँ का निवासी एवं संसाधन क्या क्या है, लास्ट में उपसंहार के बारे में बताना है। इसका परिचय मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सुरमई पहाड़ियों और बने से आच्छादित हमारा राज्य झारखंड प्रकृति का यानी क्रीड़ा स्थल है। यानी हमारा झारखंड यानी झारखंड का ही अर्थ होता है यानी जंगल झाड़, समझ गए? तो यानी पहाड़ क्षेत्र, ये सारा चीज। यहाँ की सर्वभूमि भूमि
श्यामला, रत्नगर्भा और वन संपदा से परिपूर्ण है। इसकी प्राकृतिक छटा अनूठी है। हर और प्रकृति अपनी मनोस्मृति छट्टा बिखेरती रहती है, यानी कहने का मतलब सुंदरता को बिखेरती रहती है। इतिहास इसका देख लीजिए, इतिहास में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, फिर भी चलिए जो भी है मैं आपको बता देता हूँ, इतना ही लिखना है, 10th क्लास में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में जो है इस प्रदेश को ब्राह्मण नहीं झारखंड नाम से संबोधित किया है। इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। ईसा से हजारों वर्ष पूर्व के पत्थर के हथियार, बर्तन, उपकरण आदि यहाँ मिले हैं। झारखंड पहले बिहार का एक ही भाग था। बिहार के साथ इस प्रदेश भूप्रदेश का अपेक्षित विकास नहीं हो रहा था, अतः अलग राज्य के लिए झारखंड में बहुत दिनों तक आंदोलन हुआ चला। अंत में जो है यानी देख सकते झारखंड के जयपाल सिंह जो हॉकी खिलाड़ी हैं, उन्होंने झारखंड पार्टी का जो है सो गठन किया था। उन्होंने जो है सो अलग झारखंड के भी मांग किए थे। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में नाम सुनेंगे, उन्होंने भी झारखंड के लिए अलग मांग किए थे। उन्हीं के नाम पर अंततः 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर भारतीय मानचित्र पर 28वें राज्य के रूप में झारखंड प्रदेश का उदय हुआ। आपको बता दें खूंटी जिला में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, जो जिनका जन्म मान के नहीं चलना है 1875 में ही हुआ था और खूंटी जिला में हुआ था। और ये झारखंड के लिए एक भगवान के नाम से उनको भगवान की उपाधि प्राप्त हुआ है। और उन्हीं के जन्म के आधार पर वो 28वें राज्य के रूप में, भारत के 28वें राज्य के रूप में सन 2000 ईस्वी को अलग हुआ और नाम दर्ज हुआ। देखिए राज्य के रूप में झारखंड प्रदेश का उदय हुआ। सीमा एवं निवासी देख ली, इसके उत्तर में बिहार पड़ता है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, बिहार की राजधानी पटना है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, रायपुर राजधानी है, और दक्षिण में उड़ीसा है, भुवनेश्वर जिसका राजधानी है। झारखंड में 24 जिले हैं, रांची इसकी राजधानी है। झारखंड में 32 प्रकार के जनजाति हालांकि होते हैं, जिसमें 30 है लेकिन 32 तरह के जनजाति होते हैं, है ना, रहती है, जिसमें संथाल, मुंडा और है ना उरांव प्रमुख है। ये तीन चार को ऐसे जाति हैं जो मुख्य रूप से इसमें आपका मुख्य रूप से देखा जाए तो ये आपका जनजाति पाए जाते हैं। तो इतना सारा आपका ये क्वेश्चन था। अगर इतना आप लिख देंगे तो आप परीक्षा में कम से कम 70, 80, 90 भी ला सकते हैं, 95 भी ला सकते हैं, लेकिन आप पूरा लिख पाइएगा, पूरा याद कर पाइएगा तब। तो हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मैं आपको साइंस का अपलोड कर दूंगा वीडियो, ताकि आपको हेल्पफुल होगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।